नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। आज का हमारा सेशन प्राचीन भारत के इतिहास का है। एंशिएंट हिस्ट्री को हम ज्ञान बिंदु क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ये सभी आगामी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, टीआरई 4, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंशिएंट हिस्ट्री का ये थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम वर्धन राजवंश और दक्षिण भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे। इसका पीडीएफ परीक्षा संवाद 94 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। वर्धन राजवंश की बात करते हैं। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया और उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। प्रश्न बनता है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। राजधानी किसको बनाया था? तो थानेश्वर को बनाया था। इस वंश के प्रथम प्रभावशाली शासक के रूप में प्रभाकर वर्धन का वर्णन मिलता है, जिन्होंने सर्वप्रथम परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण किया। प्रश्न बनता है कि परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधि किसने धारण किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने धारण किया था। इनकी पत्नी यशोमती थी, जिनसे इन्हें दो पुत्र, जिनका नाम था राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री जिसका नाम था राज्यश्री की प्राप्ति हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो ग्रह वर्मा के साथ हुआ। ग्रह वर्मा कहाँ के राजा थे? तो कन्नौज के राजा थे। किस वंश से संबंधित थे? तो मौखरी वंश से संबंधित थे। ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दिया। ग्रह वर्मा की हत्या किसने किया? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दिया और राजश्री को बंदी बना लिया। तत्पश्चात राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया, लेकिन शशांक के द्वारा धोखे से राजवर्धन मारा गया। राजवर्धन की हत्या कौन कर देता है? तो शशांक कर देता है धोखे से। यहाँ पे अशोक नहीं होगा, शशांक होगा। अशोक नहीं, शशांक यहाँ पे सही होगा। शशांक कट्टर शैव धर्म को मानने वाला था, जिन्होंने बौद्ध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाने का काम शशांक ने किया था। अगला पॉइंट आ जाता है हर्षवर्धन, जिसका कालखंड है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक माना जाता है तथा इनके निधन को भारतीय इतिहास के परिवर्तन बिंदु की संज्ञा इतिहासकार V.A. स्मिथ ने दिया है। अंतिम हिंदू शासक किन्हें माना जाता है? तो हर्षवर्धन को माना जाता है। भारतीय इतिहास के परिवर्तन बिंदु की संज्ञा किसने दिया है? तो स्मिथ ने दिया है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसका शासन 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था। यह अंतिम हिंदू साम्राज्य था जो पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? तो शिलादित्य भी इन्हीं का नाम था। हर्षवर्धन ने 611 ईस्वी में कन्नौज उत्तर प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने किसको राजधानी बनाया? तो कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है, जिसको राजधानी बनाया। कब? तो 611 ईस्वी में। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 में भारत की यात्रा पर आए थे। प्रश्न बनता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आए थे। ह्वेनसांग की यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग बौद्ध धर्म से संबंधित विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भारत आए थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। आज भी हम लोग ह्वेनसांग की रचना शी युकी के लिए याद करते हैं। शी युकी किन की रचना है? तो ह्वेनसांग की रचना है। इस ग्रंथ में से हमें हर्षकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को वैश्य जाति का बताया तथा ह्वेनसांग ने आरोप लगाया कि हर्षकालीन भारत में चोर और डाकुओं का बोलबाला था। हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत
के ऊपर शासन किया। इसके साम्राज्य में मात्र एक उत्तर भारतीय राज्य कश्मीर शामिल नहीं था। हर्षवर्धन के शासनकाल में उसका कौन राज्य शामिल नहीं था, तो कश्मीर इसमें शामिल नहीं था उत्तर से। बाकी हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता था। हर्षवर्धन का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है, तो महायान शाखा यानी कि महायान संप्रदाय से था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्षवर्धन के शासन काल में बौद्ध धर्म का एक सम्मेलन कन्नौज में हुआ, जिसे 5वीं बौद्ध सम्मेलन की संज्ञा दिया गया। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का 5वीं सम्मेलन हुआ था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इस सम्मेलन में हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षुओं को काफी दान में दिया था। हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत को जीतने की चेष्टा किया। इसी क्रम में हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुआ। हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो आपका चालुक्य वंश का शासक जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इस युद्ध के विषय में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रविकीर्त ने संस्कृत भाषा में किया था। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने किया था, तो राजकवि रविकीर्ति ने किया था। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। हर्षवर्धन एक विद्वान शासक था, जिन्होंने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना किया। इनकी दरबारी कवि वानभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना किया है। हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है, तो वानभट्ट ने किया है, जिससे हमें हर्षकालीन भारतीय साम्राज्य का जानकारी प्राप्त होती है। इनके शासनकाल में मथुरा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के शासनकाल में अवंती युद्ध एवं शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे। सिंहानंद का काम था सेनापति होता था। कुंतल की बात करते हैं तो अश्वसेना का प्रधान को कुंतल कहा जाता था। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो आपका हस्त सेना का प्रधान होता था। सामंत महाराज की बात करते हैं तो नागरिक प्रशासन का प्रमुख को सामंत महाराज कहा जाता था। वर्ष 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा। तत्पश्चात 643 से 645 में चीनी दूत भारत की यात्रा पर आया। हर्ष का निधन 647 ईस्वी में हो गया। हर्ष की मृत्यु कब हो जाता है, तो 647 ईस्वी में हो जाता है। इनके निधन को भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु की संज्ञा दी गई है। हर्ष का कोई अपना पुत्र नहीं था। उसके उत्तराधिकारी के रूप में अनुज अर्जुन नामक स्थानीय अधिकारी का वर्णन मिलता है, जो काफी अयोग्य था। इस कारण कुछ ही दिनों के पश्चात वर्धन वंश का पतन हो गया। नोट की बात करते हैं तो 5वीं बौद्ध सम्मेलन कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। 5वीं बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। शशांक की मृत्यु 616 ईस्वी में हो गई। शशांक की मृत्यु कब होता है, तो 616 ईस्वी में हो जाता है। चीनी यात्री हुएनसांग बताया कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग पदाधिकारियों के लिए तथा चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए होता था। उसने यह बताया कि राज्य के मंत्री और ऊंचे अधिकारी को जागीर दी जाती थी। लगता है अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की सामंती प्रथा हर्ष ने ही शुरू किया। अब हम देख लेते हैं दक्षिण भारत के इतिहास को। दक्षिण भारत के इतिहास में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं: संगम वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, सातवाहन वंश,
कूट वंश, चालुक्य वंश, सेन वंश, पाल वंश और शंकराचार्य जी के बारे में। ये क्षेत्र था आपका सातवाहन, चालुक्य और राष्ट्रकूट का। ये कृष्णा नदी यहाँ पे थी, तुंगभद्रा नदी, संगम, चोल और पल्लव वंश का शासनकाल इस क्षेत्र में रहा होगा, इस क्षेत्र में था। संगम काल की बात करते हैं, जिनका कालखंड है 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक। संगम का अर्थ होता है सभा, परिषद या संगोष्ठी होता है। संगम का अर्थ क्या होता है? तो सभा होता है, परिषद होता है या संगोष्ठी होता है। यह एक तमिल भाषा का शब्द है। संगम काल के विषय में जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है, जिसकी रचना 3 संगमों के दौरान हुआ था। प्रथम संगम की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम संगम आपका स्थल था मदुरई, तमिलनाडु में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंगरत ऋषि। इसमें कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 89 सदस्य भाग लिए थे। ये अवधि था आपका 44वां वर्ष। उपलब्ध ग्रंथ की बात करते हैं, नहीं है, क्योंकि मदुरई शहर समुद्र में विलीन हो जाने के कारण इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगला आ जाता है द्वितीय संगम की बात करते हैं। यह स्थल था आपका काटापुरम, अलवै। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो अगस्त ऋषि, लेकिन बाद में उनका शिष्य तोल का पियर बना। इसमें कुल सदस्य 59 थे। अवधि है आपका 3700। उपलब्ध ग्रंथ की बात करते हैं द्वितीय संगम का, तो यहाँ पे है आपका तोलकापियम, जो एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना तोलकापियर द्वारा किया गया है। तृतीय संगम की अगर हम बात करते हैं, ये किस स्थल पे हुआ था? तो उत्तरी मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो नक्कीरर थे। इसमें सदस्य भाग लिए थे 49। अवधि है 1850। अगला पॉइंट है तीनों संगमों का संरक्षण पांडव शासकों ने किया था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार ऋषि अगस्त्य ने किया था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार किसने किया था? तो ऋषि अगस्त्य जी ने किया था। इनका जन्म काशी में हुआ था। ऋषि अगस्त्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। इन्हें तमिल साहित्य में के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि तमिल साहित्य के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऋषि अगस्त्य जी को जाना जाता है। अगला पॉइंट है तमिल प्रदेश के विषय में जानकारी हमें तमिल महाकाव्य से मिलती है। शिल्पाधिकारम की बात करते हैं। इसके रचयिता हैं इलागे अदिगल, चेर शासक सेन गुट्टबन का भाई थे। इससे हमें पाजेबा पायल की कहानी का विवरण मिलता है। नायक की बात करते हैं तो इसके नायक हैं केवलम बयावसाय। संघ नायक की बात करते हैं तो नडु जेलियन। नायिका की बात करते हैं तो कनगी और सह नायिका की बात करते हैं तो माधवी। इसकी कथा कावेरीपट्टनम से संबंधित है। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। इस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। तमिल साहित्य का इलियड किसे माना जाता है? तो शिल्पाधिकारम को माना जाता है। इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। मणि मैखले की बात करते हैं। मणि युक्त कंगन, लेखक हैं इसके शीतलेस्थनार। लेखक कौन है? तो शीतलेस्थनार हैं। नायिका की बात करते हैं तो मणि मेखल, माधवी की पुत्री। और नायक की बात करते हैं तो उदयन कुमार, अक्षय कुमार इसके नायक हैं। यह ग्रंथ भी बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इस ग्रंथ का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य की ओडिसी कहा जाता है। तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणि मैखले को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जीवक चिंतामणि की बात करते हैं। इसके लेखक हैं तिरुत्कक देवर।
जैन सन्यासी थे। नायक की बात करते हैं तो इसका नायक जीवक थे। नायिका की बात करते हैं तो चिंतामणि इसकी नायिका थी। यह जैन धर्म से प्रभावित ग्रंथ है। जीवक चिंतामणि किस धर्म से प्रभावित ग्रंथ है? तो जैन धर्म से। समकालीन राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं। संगम काल में 3 महत्वपूर्ण राज्य का विवरण देखने को मिलता है। एक तो चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। हम चेर की बात करते हैं। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरम से हुआ है, जिसका अर्थ पर्वतीय देश होता है। चेर राजा चेरतलन पर्वतीय देश के स्वामी कहलाते थे। संगमकालीन राज्यों में सबसे प्राचीन चेर राज था, जो वर्तमान केरल में स्थित है। संगमकालीन राज्य में सबसे प्राचीन राज्य किसका था? तो चेर का था, जो कहाँ वर्तमान में स्थित है? तो केरल में स्थित है। चेर राज्य के बारे में पहली जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। चेर राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। इसमें चेर के लिए चेरापदा नाम आया है। चेर राज्य की राजधानी बंधी यानी कि केरल थी, जबकि राजकीय चिन्ह तीर धनुष था। इसका 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसका नाम था मुजरिस और दूसरा था टोंडी। चेर राजवंश की राजधानी बंदरगाह का नाम क्या था? तो मुजरिस और दूसरा था टोंडी। चेर राज्य का संस्थापक उदयन जेरल था। इसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इसके विषय में कहा गया है कि इन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा को भोजन करवाया। इसी कारण इसे महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि दी गई। प्रश्न बनेगा, चेर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उदयन जेरल थे। गोटवन का विवरण मिलता है। चेर वंश के सबसे महान शासक के रूप में सेन गटवन या धर्मपरायण गोटवन का विवरण मिलता है। इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सती पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत किया तथा कर्णगी के मंदिर का निर्माण करवाया। चेर शासक आदिग इमाम को दक्षिण में गन्ने की खेती आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है। अंतिम शासक का नाम है सदैय, जिसका कालखंड है 210 ईस्वी। क्षेत्र की बात करते हैं और अर्थ की बात करते हैं। कुरिंजी की बात करते हैं। कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। मलाई की बात करते हैं मरुभूमि, इसका सही आंसर है। मुलाई की बात करते हैं। मुलाई का अर्थ होता है जंगल। मरुदन की बात करते हैं तो कृषि भूमि होता है, इसका अर्थ। नेऊन की बात करते हैं तो तटीय प्रदेश, इसका अर्थ होता है। मामोलनार ने उल्लेख किया है कि पनदोग ने अपनी केस गंगा की धारा में छिपा रखा था। पांड्य वंश की बात करते हैं। पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन प्रदेश से होता है। इस राज्य का वर्णन सर्वप्रथम मेगास्थनीज के ग्रंथ मावर नाम से किया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य का राजधानी मदुरै थी। इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो मदुरै है। इसकी प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली था। प्रमुख शासक की बात करते हैं। पांड्यवंश का संस्थापक नेडियोन था। पांड्यवंश का संस्थापक का नाम क्या था? तो नेडियोन था। नेडियोन का अर्थ होता है लंबा आदमी। नेडियोन ने पहरुली नदी को अस्तित्व को प्रदान किया तथा समुद्र पूजा आरंभ किया। इस वंश का सबसे महान शासक नेरुजेलियन था, जिन्होंने तैलय लगानम 290 ईस्वी के युद्ध में चेर और चोल राजा को पराजित किया। चेर शासक से हाथी की आंख वाली बाला को पांड्य बंदीगृह में डाल दिया। नकरिकर जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। इन्होंने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। इस वंश का अंतिम शासक का नाम था
नालिल वोक्याडन। चोल वंश की हम बात करते हैं। संगमकालीन राजवंशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोल राजवंश था। चोल राजवंश वर्तमान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित था। चोल राजवंश का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र है। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह बाघ था। इस राजवंश के राजधानी के रूप में उदयूर तथा तंजावुर का विवरण मिलता है। चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो बाघ था। इस राजवंश का राजधानी क्या था? तो उदयूर या तंजावुर था। इसकी सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कावेरीपट्टनम थी, जिसे पुहार भी कहते थे। संस्थापक की बात करते हैं तो चोल वंश के संस्थापक थे इलन जेत चेन्नी। इलन जेत चेन्नी सबसे महान शासक कालीफॉल ने बेनी के युद्ध में 11 राजाओं को संगठन पराजित की, साथ ही कारगिल में श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहां से 1.5 लाख युद्धबंदियों को पकड़कर भारत लाया और उसी के सहायता से कावेरीपट्टनम बंदरगाह का निर्माण करवाया। रुद्रन पाहीन पल्लय की बात करते हैं। कारिकल के निधन के साथ ही चोल साम्राज्य का पतन हो गया। संगम साहित्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो पथु धातु, यह 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। इन संक्षिप्त पदों में पांड्य राज्य, नेरुजेलियन और चोल राजा कारगिल के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरी सदी की इत्युथौके, यह 8 कविताओं का संग्रह है। तीसरा है पदी नेन किल कनकू, यह 8 छोटी कविताओं का संग्रह है। इन कविताओं में तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुलर या तिरुक्कलर उत्कृष्ट रचना है। इस रचना में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषय सम्मिलित हैं। तमिल में प्रेम संबंधित मानवीय पहलू पर आधारित रचनाओं को आगम तथा राजाओं की प्रशंसा, शताजिक जीवन, नैतिकता, वीरता संबंधित रचनाओं को पूरम कहा जाता था। संगम युग में उदयूर कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र होने का कारण विख्यात था। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। इसमें तमिल ग्रंथों में लघुवेद भी कहा जाता है। प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन कार्तिकेय सेंध के समान थे। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत जनता के लिए प्रयुक्त होता था। चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं शताब्दी की बात करते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया, इसलिए विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक के नाम में किसे याद किया जाता है? तो विजयालय को याद किया जाता है। चोल शासक पल्लवों के सामंत थे। चोल शासक किसके सामंत थे? तो पल्लवों के सामंत थे। विजयालय, जिसका कालखंड है 850 से लेकर 575, ने तंजौर यानी कि तमिलनाडु को राजधानी बनाया। विजयालय ने राजधानी किसे बनाया? तो तंजौर को बनाया। विजयालय देवी दुर्गा का उपासक था। उन्होंने तंजौर में देवी दुर्गा का एक मंदिर बनवाया तथा स्वयं नरकेसरी की उपाधि धारण किया। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? तो विजयालय ने धारण किया था। अगले शासक आदित्य प्रथम, जिसका कालखंड है 1875 से 907, ये विजयालय का पुत्र था। आदित्य प्रथम की बात करते हैं। इन्होंने पल्लव शासक के तोंड मंडलम का क्षेत्र छीन लिया और
कोंडराम की उपाधि धारण किया। कोंडराम की उपाधि किसने धारण किया था? तो आदित्य प्रथम ने धारण किया था। अगले शासक प्रतंग प्रथम, जिसका कालखंड है 907 से 953, आदित्य प्रथम का पुत्र था। प्रतंग प्रथम की बात करते हैं तो इन्होंने पांड्य शासक के मदरे छीन लिया एवं मदरई कोन की उपाधि धारण किया। इसके बाद मुंडरादित्य प्रांतक द्वितीय और उत्तम चोल वंश के शासक हुए। राजराज प्रथम की बात करते हैं, जिसका कालखंड है 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक, प्रांतक द्वितीय का था। इसे अरिमोली बर्मन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चोल साम्राज्य का प्रथम महान शासक था। इन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। राजराज प्रथम ने चेर शासक, पांड्य शासक और श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित कर अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण कर लगभग आधा उत्तरी श्रीलंका का विजय कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया तथा इस जीते हुए क्षेत्र का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा, जिसकी राजधानी पोली नूरबा श्रीलंका को बनाया, जो वर्तमान में जन्नाथ मंगलम के नाम से जाना जाता है। राजराज प्रथम शैव धर्म को मानता था। राजराज प्रथम किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को मानता था। इन्होंने शिवपाद शेखर, मामुंडी चोल देव जैसी उपाधि धारण किया। शिवपाद शेखर और मामुंडी चोल देव की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजराज प्रथम ने धारण किया था। राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। वहाँ पे क्या करता है? तो एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर शिव मंदिर या राजराजेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला पॉइंट है, राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं, जिनका कालखंड है 10,014 से लेकर 10,044। सबसे महान शासक थे। कौन? तो राजेंद्र प्रथम। पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। पूरे श्रीलंका को जीतने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो राजेंद्र प्रथम था। बंगाल के ऊपर आक्रमण किया। महिपाल वहां बंगाल छोड़कर भाग जाता है। बंगाल विजय के उपलक्ष्य की बात करते हैं। गंगई कोट चोलदेव की उपाधि धारण किए। तंजौर के बगल में गंगई कोट चोलपुरम नामक नगर की स्थापना किया तथा उसे अपना राजधानी बनाया। गंगई कोट चोलपुरम में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे गंगा जी के जल को डाला गया, इसलिए इस तालाब को चोल गंगा के नाम से जाना जाता है। गडारकोंड की उपाधि धारण किए। राजेंद्र शैव धर्म निधन के साथ ही चोल साम्राज्य का पतन होने लगा। विजयालय द्वारा स्थापित चोल वंश के अंतिम शासक का नाम था अंतिम शासक। 1070 में हत्या जनता के द्वारा कर दिया जाता है। अधिराजेंद्र, इससे पूर्व राजेंद्र द्वितीय, इनका राज्याभिषेक युद्धभूमि में हुआ था। बेगी के चालुक्य वंश के राजेंद्र द्वितीय को कुलातुंग प्रथम, जिसका शासनकाल है 1070 से 1120 के नाम से गद्दी पर बैठाया। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुए। पांड्य शासक की अधीनता स्वीकार कर लिया। चोल प्रशासन की बात करते हैं। चोल काल में दो प्रकार के शासन व्यवस्था की विषय में जानकारी मिलती है। एक तो केंद्रीय प्रशासन, दूसरा था स्थानीय स्वशासन तथा ग्राम व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो चोल वंश में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन व्यवस्था का प्रचलन था। राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था, जिसे किस नाम से जानते थे? तो
उडन कूटन कहते थे। चोल काल में दो प्रकार के अधिकारी वर्गों का विवरण मिलता है। पहला है परुंदरम, यह उच्च स्तरीय अधिकारी होता था। दूसरा है सेरुंद्रम, यह निम्न स्तरीय अधिकारी होता था। पूरा साम्राज्य प्रांत में बटा था। प्रांत मंडल होता था। कमिश्नरी की बात करते हैं तो बल नाडु या कोटम होता था। उसके बाद जिला या नाडु होता था। प्रखंड या करम होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव दो प्रकार का होता था। बड़ा गांव को तनयूर कहा जाता था, छोटा गांव को सिरूर कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन की बात करते हैं। चेल कालीन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन था। चोल काल में तीन प्रकार के स्थानीय स्वशासन का विवरण मिलता है। पहला है उर की बात करते हैं। इस काल में उर सर्वसाधारण के गांव का संगठन था, अर्थात जिस गांव में सभी जाति के लोग रहते थे। दूसरा था सभा या महासभा की बात करते हैं। सभा या महासभा ब्राह्मणों के गांव का संगठन था। नगोरम की बात करते हैं। इसका संगठन व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में होता था। चोल कालीन संस्कृति और साहित्य की बात करते हैं। चोल काल में सर्वाधिक शासकों ने शैव धर्म को अपनाया। हालांकि इस समय शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म का भी व्यापक विकास हुआ। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। कहाँ पे? तो तंजौर में करवाया था। कहाँ का शासक था? तो चोल शासक था, जिसे इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष कहा। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित गंगई कोड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का पर्सी ब्राउन ने संगीत की भांति संवेदना उत्पन्न करने वाला महान कलात्मक निर्माण कहा है। इस समय की सबसे उत्तम मूर्ति नटराज शिव की मूर्ति है, जो तांबे की बनी हुई है। ये मूर्तियाँ प्राय चतुर्भुज है। चोल काल में साहित्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ। सर्वाधिक विकास तमिल भाषा का निर्माण भाग का हुआ। तमिल रामायण की बात करते हैं। किसने किया था? तमिल रामायण का निर्माण कवि कंबल ने किया था। वहीं पे नल भेम्बा की बात करते हैं तो पुल लेखदी आदि। तमिल रामायण की निर्माण किसने करवाया था? तो कवि कंबल ने करवाया था। पल्लव वंश की बात करते हैं, जिनका शासनकाल 575 से लेकर 897 ईस्वी तक था। पल्लव का संस्कृत भाषा में अर्थ कामल लता या पत्ता होता है, जबकि तमिल भाषा में इसका अर्थ डाकू होता है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, जो वैष्णव धर्म को मानता था। इन्होंने अपनी राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु में बनाया था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था? तो कांची तमिलनाडु में था। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत के विद्वान भारवी रहते थे, जिन्होंने किराता जो नियम नामक ग्रंथ लिखा है। सिंह विष्णु के दरबार में कौन सा संस्कृत के विद्वान रहते थे? तो भारवी इसका सही आंसर होगा। भारवी के पुस्तक का नाम क्या है? तो किराता जो नियम इसका सही आंसर होगा। सिंह विष्णु का उत्तराधिकार उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका कालखंड था 600 से लेकर 630 ईस्वी। ये एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किया। मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने किया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत की दीक्षा लिया था। महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म को मानते थे, लेकिन आरपार नामक
नामक शैव संत के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिए। महेंद्र वर्मन सर्वप्रथम किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। बाद में किस धर्म को अपनाए? तो शैव धर्म को अपना लिए। महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य शासक पुलिस्केन द्वितीय के बीच फुल्लूर का युद्ध हुआ, जिसमें पुलिस्केन द्वितीय विजयी हुए और महेंद्र वर्मन प्रथम मारे गए। फुल्लूर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य शासक पुलिस्केन द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें विजय कौन होता है? तो विजय होते हैं पुलकेशिन द्वितीय। और किनकी मृत्यु हो जाती है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु हो जाती है। महेंद्र वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ, जिसका शासनकाल था 630 से लेकर 668 ईस्वी तक। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची की यात्रा पर आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची की यात्रा पर किसके समय में आया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में आया था। काशाकुटी ताम्रपत्र और मध्य वंश के अनुसार पल्लव राजवंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के मान वर्मा को सहायता देने के लिए शक्तिशाली नौसेना सिंघल भेजी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर बतापी कोट की उपाधि धारण किया तथा महामल की भी उपाधि धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। और किसकी उपाधि धारण किया था? तो बतापी कोट का उपाधि धारण किया था और साथ ही साथ महामल्ल की उपाधि भी धारण किया। किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही महाबलीपुरम तमिलनाडु में एकाश्म मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। पल्लव वंश के सबसे महान शासक के रूप में नरसिंह वर्मन द्वितीय का विवरण मिलता है। इसका कालखंड है 700 से लेकर 728 ईस्वी तक। इनके दरबार में संस्कृत विद्वान दंडी रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शन की रचना किया है। दंडी संस्कृत विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। दंडी का रचना क्या है? तो 10 कुमार चरित्र इनका मुख्य रचना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त जैसी उपाधि धारण किया है। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक किसके हाथ में था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के हाथ में था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। बेलूर पाल्यम अभिलेख में दंती वर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है। इस वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर पल्लव क्षेत्र को चोल साम्राज्य में शामिल कर लिया। पल्लव वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? तो अपराजित वर्मन था। जिसको किसने हराया था? तो चोल शासक आदित्य प्रथम ने हराया था। राष्ट्रकूट की बात करते हैं, जिसका शासनकाल है 752 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ देश का प्रधान होता है। दक्षिण में राष्ट्रकूट का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन का समकालीन था। इस वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिन्होंने बनापी के चालुक्य वंश के शासक की निर्बम द्वितीय को पराजित कर कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की शासन की स्थापना किया। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत यानी कि मालखंड कर्नाटक को बनाया। राष्ट्रकूट का राजधानी कहाँ था? तो मानखेत या मालखंड कर्नाटक में था। राष्ट्रकूट की भाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट की भाषा क्या था? तो कन्नड़ थी। दंती दुर्ग ने मालवा पर अभियान किया और
752 से लेकर 758 हिनगर्भ महादान यज्ञ किया, जिससे प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाया था। इसके उत्तराधिकारी के रूप में कृष्ण प्रथम, जिसका शासनकाल है 758 से लेकर 773 का विवरण मिलता है, जिन्होंने एलोरा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो बेसर शैली से निर्मित शिव मंदिर है। एलोरा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव की बात करते हैं। इसे धारावर्त के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव राष्ट्रवंश का शासक था, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? तो ध्रुव भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं तो कन्नौज उत्तर प्रदेश को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसकी शुरुआत प्रतिहार शासकों ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष किस लिए हुआ था? तो कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश को कब्जा को लेकर था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। कितने वर्षों तक चला था? तो 100 वर्षों तक चला था। इसमें सर्वाधिक पराजय का सामना पाल शासकों को करना पड़ा। सर्वाधिक बार विजय राष्ट्रकूट को मिली, लेकिन अंतिम रूप में विजय प्रतिहार शासक को प्राप्त हुआ। अमोघ वर्ष की बात करते हैं, जिसका शासनकाल 814 से लेकर 878 है। इस वंश का सबसे महान शासक था, जो जैन धर्म को मानता था। इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किया है। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो अमोघ वर्ष ने किया है। आदि फरान के रचनाकार जिनसेन गणितजार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य एवं अमोघ वर्ष के लेखक शक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर प्राण का त्याग किया। इंद्र तृतीय की बात करते हैं, जिसका शासनकाल है 914 से लेकर 922 ईस्वी तक। अरब यात्री अल मसूदी इसी के काल में भारत आया था। अल मसूदी कहाँ का यात्री था? तो अरब का था। किसके समय में भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के समय में भारत आया था। कृष्ण तृतीय की बात करते हैं, जिसका कालखंड है 939 से लेकर 968 तक। इस वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। कोलम का युद्ध की बात करते हैं, कब होता है? तो 949 ईस्वी में होता है। यह युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय एवं चोल शासक परातक प्रथम के बीच हुआ, जिसमें कृष्ण तृतीय की जीत हुई। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय का निर्माण कराया। इनकी राज्य सभा में कन्नड़ भाषा का कवि पुण्य निवास करता था, जिसे शांति पुराण की रचना किया था। शांति पुराण की रचना किसने किया था? तो पुण्य ने किया था। अंतिम शासक की बात करते हैं। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में कर्क द्वितीय का वर्णन मिलता है। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक का नाम क्या है? तो कर्ण द्वितीय था, जिसे कल्याणी के चालुक्य शासक तैलव द्वितीय ने पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना किया। इसे कौन पराजित किया था? तो कल्याणी के चालुक्य शासक तैलव द्वितीय ने पराजित किया था। और किस वंश की स्थापना किया था? तो चालुक्य वंश की स्थापना किया था। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य से मिले हैं। राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ भाषा के 3 महान विद्वान पंप, पोन और रन्ना का विवरण मिलता है। इन्हें कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न कहा जाता है। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिर का संबंध हिंदुओं, बौद्ध और जैनों से है। एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। चालुक्य वंश की बात करते हैं, जिसका शासनकाल 550 से लेकर 757 ईस्वी तक था। चालुक्यों की कई शाखा बतापी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य तथा कल्याण का चालुक्य का विवरण मिलता है। इनमें से बतापी का चालुक्य चालुक्यों की प्राचीनतम शाखा है,
जिसे पश्चिम चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य का प्राचीन शाखा का नाम क्या है? तो बतापी का चालुक्य प्राचीन शाखा है। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल बतापी आधुनिक बादामी कर्नाटक में था। उसे स्थल बादामी होने के कारण इसे बादामी का चालुक्य कहा जाता है। बतापी का चालुक्य की बात करते हैं तो इसका शासनकाल है 550 से लेकर 757 ईस्वी तक। बतापी के चालुक्य वंश की संस्थापक जय सिंह थे। चालुक्यों की राजधानी बतापी आधुनिक बादामी था। कीर्तिवर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 566 से 597 को बतापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। इस वंश के सबसे महान शासक के रूप में पुलकेशिन द्वितीय, जिसका शासनकाल 609 से 642 का विवरण मिलता है। इन्होंने महाराजाधिराज, परम भागवत जैसी उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। इसकी रचना उसके दरबारी कवि रविकीर्ति ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। इसकी रचना किसने किया था? तो रविकीर्ति ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को नदी के तट पर 618 के युद्ध में हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। कब हराया था? तो 618 ईस्वी में हराया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 642 में हराया और उसकी हत्या कर दिया। साथ ही बतापी कोट की उपाधि धारण किया था। अंतिम शासक के रूप में कीर्तिवर्मन द्वितीय का विवरण मिलता है। इसकी हत्या दंतिदुर्ग ने कर दिया और बतापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। कल्याणी के चालुक्य की बात करते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक के रूप में तैलप द्वितीय का विवरण मिलता है। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय था, जिन्होंने राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना किया था। चालुक्य वंश की स्थापना कैसे हुआ? तो राष्ट्रकूट के अंतिम शासक, जिसका नाम था कर्क द्वितीय, उसको पराजित कर इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापित किया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? मानखेत थी। कालांतर में सोमेश्वर प्रथम, जिसका कालखंड 1043 से 1068, जो 1043 ईस्वी में शासक बना, अपनी राजधानी मानखेत से कल्याणी में स्थानांतरित किया। सोमेश्वर प्रथम चोल शासक से लगातार पराजित होने से के कारण तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। किसने आत्महत्या कर लिया था? तो सोमेश्वर प्रथम ने आत्महत्या कर लिया था। सोमेश्वर द्वितीय की बात करते हैं, जिसका कालखंड है 1068 से लेकर 1076 तक। विक्रमादित्य खष्ट की बात करते हैं, जिसका कालखंड है 1076 से लेकर 1126 तक। यह इस वंश का सबसे महान शासक था। इसके राजकवि बिल्हन थे, जिन्होंने विक्रमाक देव चरित्र की रचना किया। विक्रमाक देव चरित्र की रचना किसने किया है? तो बिल्हन ने किया है। बिल्हन किसके दरबारी में रहते थे? तो विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहते थे। विघ्नेश्वर ने मिताक्षरा की रचना किया था। मिताक्षरा की रचना किसने किया था? तो विज्ञानेश्वर ने किया था। अंतिम शासक सोमेश्वर खष्ट थे, जिनका शासनकाल था 1181 से लेकर 1189 तक। बेगी के चालुक्य की बात करते हैं। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इसकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय था। इसके सेनापति पंडरंग थे। बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। इसकी राजधानी कहाँ था? तो बेगी आंध्र प्रदेश में था। पाल वंश की बात करते हैं, जिसका शासनकाल 750 से लेकर 1150 ईस्वी तक था। ग्रंथ की बात करते हैं तो दाई भाग हिंदू विधि है इसमें। इसके लेखक हैं आपका जिमूत वाहन। रामचरित्र की बात करते हैं, इसके लेखक हैं संध्याकार नंदी। लोकेश्वर शतक की बात करते हैं तो इसके लेखक हैं भर्ज दत्त। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
संस्थापक पाल वंश का कौन था? तो गोपाल था, जिसका शासनकाल था 750 से लेकर 770 ईस्वी तक। गोपाल ने औदंत्यपुरी बिहार में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। बौद्ध मठ का निर्माण बिहार में किसने करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। उत्तराधिकारी इसका पुत्र धर्मपाल हुआ, जिसका शासनकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल कन्नौज में रहे संघर्ष में उलझे रहे। इन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को पराजित कर अपने संरक्षण में चक्रा युद्ध को वहां का शासक बनाया। गुजराती कवि शोडेल ने इन्हें उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि भी दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोनपुर महाविहार की स्थापना इन्होंने ही करवाया था। पाल वंश का अगला शासक देवपाल हुआ। इन्होंने ही मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो देवपाल ने बनाया था। इसके शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। इन्होंने पाल वंश को रुहमा कहकर संबोधित किया। देवपाल के पश्चात विग्रहपाल, नारायणपाल, राजपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय शासक बने। महिपाल प्रथम, जिसका शासनकाल 978 से 1038 को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में पालों की शक्ति पुनर्स्थापित हुई। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अनीसा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। पाल वंश के अंतिम शासक के रूप में मदनपाल का विवरण मिलता है। पाल वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? तो मदनपाल था। सेन वंश की बात करते हैं, जिसका शासनकाल था 1070 से लेकर 1230 ईस्वी तक। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल में सेन राजवंश की स्थापना हुई। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राद नामक स्थान पर किया, जिसकी राजधानी नवद्वीप थी। सामंत सेन का उत्तराधिकारी विजय सेन हुआ, जिसका कालखंड अब का 1095 से 1158 था, जो सेन वंश का प्रथम महान शासक था, जिसने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण किया। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। इन्होंने देवपारा में पुरुघनेश्वर मंदिर शिव जी का निर्माण करवाया। देवपारा, जिसकी रचना कवि धोई ने किया। इन्होंने अपने विजय सेन के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें यह उल्लेख है कि विजय सेन ने नेपाल एवं मिथिला राज्य को पराजित किया था। विजय सेन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर ही श्री हर्ष नामक कवि ने उनकी प्रशंसा में विजय प्रसिद्ध काव्य की रचना भी किया था। बल्लाल सेन की बात करते हैं, जिसका शासनकाल 1158 से लेकर 1178 तक है। यह विजय सेन का उत्तराधिकारी था। यह एक विद्वान शासक था तथा विद्वानों को संरक्षण देता था। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने किया था। अद्भुत सागर का पूर्ण रूप लक्ष्मण सेन ने दिया। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। उसे बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन में प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। बल्लाल सेन शैव धर्म को मानता था। इन्होंने ही परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण किया। लक्ष्मण सेन की बात करते हैं, जिसका कालखंड है 1178 से 1205 ईस्वी। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन हुआ, जिन्होंने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनौती की स्थापना किया। लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ था? तो लखनौती था। जीधर उसका दरबारी कवि था। इसका दरबारी कवि का नाम क्या था? तो जीधर था। किसका? तो लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। जयदेव, धोई और हलायुद्ध किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे।
हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। लक्ष्मण सेन गहरबाल शासक जयचंद को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म को अनुयायी था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण किया। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन भी किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने लेख हिंदी में लिखवाया था, जिसकी राजभाषा संस्कृत थी। अंतिम शासक कौन था? तो केशव सेना सेन था इस वंश का अंतिम शासक। कश्मीर के राजवंश की बात करते हैं। कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में जानकारी हमें कल्हण के राजतरंगिणी से मिलता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। राजतरंगिणी की बात करते हैं। यह ऐसा संस्कृत साहित्य है जिसमें क्रमबद्ध तरीका से इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किया गया। कल्हण की राजतरंगिणी में कुल 8 तथा लगभग 800 श्लोक हैं। पहले 3 तरंग से कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से छठे तरंग में करकोट तथा उपलब्ध वंश का उल्लेख देखने को मिलता है। 7वें एवं 8वें तरंग में लोधर वंश का उल्लेख देखने को मिलता है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल्हण ने पक्षपात रहित होकर राजा के गुण दोषों का वर्णन किया है। कश्मीर पर शासन करने वाले वंश इस प्रकार हैं। कारकोट वंश है, उसके बाद है उत्पल वंश, उसके बाद है लोहार वंश। कारकोट वंश की बात करते हैं। 627 में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किया था। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दुर्लभवर्धन ने किया था। हुइनसांग इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पर आए थे। दुर्लभवर्धन के बाद उसका पुत्र दुर्लभ शासक बनता है। दुर्लभ के बाद चंद्रपीठ शासक बना जो एक न्यायप्रिय शासक था। तत्पश्चात तारापीठ शासक बना। कल्हण ने इसे क्रूर और निर्दयी बताया है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीठ था। इन्होंने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। मुक्तापीठ कनौज शासक यशोवर्मन को पराजित किया, जो कि उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीठ हुआ, जिसका निधन 810 ईस्वी में हो गया। इनके निधन के साथ ही इस वंश के शासन की समाप्ति हो जाती है। उत्पल वंश की बात करते हैं। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश के शासन की स्थापना हुआ। इस वंश के संस्थापक अवंती वर्मन था। इन्होंने अवंतीपुरम नामक एक नगर की स्थापना किया। इनके अभियंता शुरभ ने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीघा एवं एक महत्वाकांक्षी शासक हुई। 1003 में रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राज शासक बना, जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी। 103 ईस्वी में रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राज शासक बना, जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखा। लोहार वंश की बात करते हैं। इस वंश के संस्थापक संग्राम राज था, जिसका शासनकाल था 1003 से लेकर 1028 तक। इसके बाद अनंत राजा हुए। उनकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उनका सहायता करती थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषा का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। इसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह हुआ। इन्होंने अपने शासनकाल में यवनों को पराजित किया था। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जयसिंह के काल में किया और इसी के साथ राजतरंगिणी का विवरण भी समाप्त हो जाता है। 1329 में कश्मीर तुर्कों के अधीन हो गया। कश्मीर पर शासन करने वाले
तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक जैन उल अबिदीन हुआ, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल अबिदीन को कहा जाता है। राजपूत वंश की बात करते हैं। उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी के पश्चात अधिकांश राजवंश राजपूत थे, इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय इतिहास को राजपूत काल माना जाता है। अजमेर की बात करते हैं तो यहाँ पे चौहान वंश का शासक था। दिल्ली की बात करते हैं तो तोमर वंश का शासन था। जेजाक कभुक्ती की बात करते हैं तो चंदेल वंश का शासक था। त्रिपुरी की बात करते हैं तो कलचुरी का शासक था। कन्नौज की बात करते हैं तो गहरपाल वंश का शासन था। गुजरात की बात करते हैं तो चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश का शासन था। मालवा की बात करते हैं तो यहाँ पे परमार वंश का शासन था। राजपूत की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे भारत में रहने वाले एक जाति मानते हैं तो कुछ अन्य इन्हें विदेशियों की संतान बताते हैं। कुछ विद्वान राजपूतों को आपू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह सिद्धांत चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों पर आधारित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। प्रतिहारों के अभिलेख में इन्हें श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। इस वंश के संस्थापक के रूप में नागभट्ट प्रथम का विवरण मिलता है। ग्वालियर में उसे मलेच्छो नाशक बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो नागभट्ट प्रथम था। बतस राज की बात करते हैं तो जिसका शासनकाल है 775 से लेकर 800 ईस्वी तक। बतस राज एक शक्तिशाली शासक था जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बतस राज को माना जाता है। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गए। बतसराज ने किसे पराजित किया था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किए थे। और किससे पराजित हो गए थे? तो राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव से पराजित हो गए थे। बतसराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठता है। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। कन्नौज पे अधिकार किसने किया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने किया था। मिहिर भोज प्रथम की बात करते हैं जिसका शासनकाल है 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। मिहिर भोज प्रथम विष्णुगुप्त था। इसने विष्णु भक्त था। मिहिर भोज प्रथम विष्णु भक्त था। इसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास जैसी उपाधि धारण किया था। आदिवराह एवं प्रभास जैसी उपाधि किसने धारण किया था? तो मिहिर भोज ने धारण किया था। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर अभिलेख से की गई है। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बनता है। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। मिहिर भोज के पश्चात उसका कौन सा पुत्र राजा बनता है? तो महेंद्रपाल प्रथम बनता है। इसने किसे पराजित किया था? तो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे जो उनका राजगुरु था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल्या रामायण आदि ग्रंथों की रचना किया है। राजशेखर की रचना क्या है? तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण इनकी मुख्य रचना है। महिपाल प्रथम की बात करते हैं। इसके शासनकाल में बगदाद यात्री अलमुसुदी राजा को बोरा कहकर पुकारता था जो संभवतः आदिवरा का अशुद्ध उच्चारण है।
अंतिम शासक की बात करते हैं तो यशपाल गहरबाल में ने कन्नौज पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत कर दिया। कन्नौज का गहरबाल वंश या राठौर वंश की बात करते हैं। गहरबालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। चंद्रदेव ने कन्नौज में गहरबाल वंश की स्थापना किया था। गहरबाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रदेव ने किया था। कहाँ पे? तो कन्नौज में किया था। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। इन्होंने अपनी राजधानी वाराणसी को बनाया था। प्रमुख शासक की बात करते हैं तो गोविंद चंद्र, जिसका शासनकाल 1114 से लेकर 1155 ईस्वी है। गोविंद चंद्र गहरबाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वह स्वयं विद्वान शासक था। उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री था। वह शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। इन्होंने कीर्तिकल्परु नामक ग्रंथ की रचना किया है। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनाया है। जयचंद की बात करते हैं, जिसका शासनकाल है 1170 से लेकर 1194 तक। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में जयचंद का विवरण मिलता है। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया, जिसने नौशाद चरित्र एवं खंडन खंड की रचना किया। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयुक्ता को अपहरण कर लिया था। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और मारा गया। कालांतर में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गहरबाल वंश के शासन को समाप्त कर दिया। शाकंभरी का चौहान वंश की बात करते हैं। 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी के चौहान राज का इतिहास में विशेष स्थान है। इस वंश के विषय में जानकारी हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से मिलता है। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के आरंभ में बागपतिराज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। प्रमुख शासक की बात करते हैं तो अजयराज 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बना। इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज का उत्तराधिकारी अर्णोराज एवं एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। विग्रहराज प्रथम तथा विशल देव की बात करते हैं। विशल देव की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना बनाना था। विशल देव ने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुल अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। विशल देव ने अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध बनवाया। इनके दरबार में सोमदेव रहते थे, जिन्होंने कथा सरित सागर एवं ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, जिनका शासनकाल 1178 से 1192 तक है। पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को नवनिर्माण किया था। त्रैन का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो कब होता है? तो 1191 में होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। त्रैन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में होता है। किसके मध्य होता है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। त्रैन का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो 1192 में होता है। यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और बंदी बना लिया गया तथा कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि का नाम चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किया है। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो चंद्रबरदाई ने किया है।
जयानक ने पृथ्वीराज दिवस नामक संस्कृत काव्य की रचना किया है। कालांतर में गौरी के गुलाम कुतुब उल दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण कर चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया। जजाक भुक्ति का चंदेल वंश की बात करते हैं। जजाक भुक्ति बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना ननूक ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो मध्य प्रदेश को बनाया। ननूक के पौत्र जय शक्ति तथा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जजाक भुक्ति कहलाया। प्रमुख शासक की बात करते हैं। यशोवर्मन यहाँ का प्रमुख शासक था। यह एक समाजवादी शासक था। इन्होंने मालवा, चेंदी और महाकौशला को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यशोवर्मन ने खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन ने करवाया था। धंगदेव की बात करते हैं। धंग यशोवर्मन का पुत्र था। इन्होंने प्रतिहार से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कलिंजर को बनाया। इन्होंने ग्वालियर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जो कि प्रमुख विजय थी। इन्होंने भटिंडा के शादी शासक जयपाल को शुपुतकीन के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान किया। धंग ने खजुराहो में जिन्नाथ, बिखनाथ, वैद्यनाथ आदि भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। धंग के शासनकाल में निर्मित खजुराहो के विख्यात मंदिर स्थापक कला का विशिष्ट उदाहरण है। धंग के बाद उसका पुत्र गंगदेव राजा बना। विद्याधर की बात करते हैं तो विद्यासागर गंगदेव का पुत्र था, जो चंदेल शासक में सर्वाधिक शक्तिशाली था। विद्यासागर ने 1019 में गुर्जर प्रतिहार शासक जयपाल का वध कर दिया, क्योंकि वह महमूद गजनबी से युद्ध करने के बजाय भाग खड़ा हुआ था। विद्यासागर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गोंगेदेव को पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमादिव्य तथा परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर मोहबा तथा 1203 ईस्वी में कुतुब उल उद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। अंततः 1205 में चंदेल राज दिल्ली में मिल गया। मालवा का परमार वंश की बात करते हैं। परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के आरंभ में नर्मदा नदी के तट पर उत्तर मालवा क्षेत्र में उपेंद्र अथवा कृष्णराज ने किया। इस वंश के शासक आरंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। परमार वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में सियक अथवा श्रीहर्ष का विवरण मिलता है। परमारों की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाद में धार हो गई। प्रमुख शासक की बात करते हैं। बागपति मुंज की बात करते हैं तो मालवा में परमारों की शक्ति का उदय बागपति मुंज के समय में आरंभ हुआ। इन्होंने धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया। मुंज ने श्री बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधि धारण किया। पेम दानपत्र से पता चलता है कि इन्होंने हुनों को पराजित किया। इनके दरबार में पद्म गुप्त, धनंजय धनिक तथा छलायुध जैसे विद्वान रहते थे। राजा भोज की बात करते हैं तो इस वंश के एक महान शासक के रूप में राजा भोज का विवरण मिलता है। उदयपुर परिस्थिति के अनुसार इन्होंने तुर्कों को पराजित किया तथा धार को अपनी राजधानी बनाया। राजा भोज ने पब शासक अर्थात नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। भोज अपने विद्वान के कारण कविराज की उपाधि से विख्यात थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर, आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर समरागन सूत्रधार ग्रंथ की रचना किया, जो उल्लेखनीय है। भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नामक नगर बसाया तथा भोजसर नामक एक तालाब भी बनाया। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की बात करते हैं
तो चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इन्होंने गुजरात में एक बड़े भाग को जीतकर अनिहलबार को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक और संरक्षक थे। भीम प्रथम की बात करते हैं, जिसका शासनकाल था 1022 से लेकर 1064 तक। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा था। भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को पत्थर से निर्मित करवाया, जो पहले लकड़ी था फिर ईंटों द्वारा निर्मित था। भीम प्रथम के सेना नायक विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर से संबंधित एक अन्य मान्यता के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुमार पाल ने करवाया था। जयसिंह सिद्धराज की बात करते हैं। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद इसके दरबार में रहते थे। सिद्धराज शैव धर्म को मानता था। इन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। इन्होंने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया, जहां इन्होंने हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करवाया। कुमारपाल की बात करते हैं। कुमारपाल को जैन आचार्य हेमचंद्र ने जैन धर्म में दीक्षित किया। इन्होंने परम आहरत की उपाधि धारण किया तथा संपूर्ण साम्राज्य को अहिंसा के सिद्धांत को लागू किया। कुमारपाल ने सोमनाथ के मंदिर को अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था। जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना किया। अजयपाल की बात करते हैं। अजयपाल कुमारपाल का उत्तराधिकारी था। इनके शासनकाल में शैव एवं जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध हुआ। मूलराज द्वितीय की बात करते हैं। ने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण 1178 को विफल कर दिया था। 1198 में कुतुब उल दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अहिलबार पर अधिकार कर लिया। गुप्तोत्तर कालीन अन्य राजवंश की बात करते हैं। गौर वंश की बात करते हैं। गौर बंगाल का प्रमुख राजवंश था। शशांक गौर वंश का प्रमुख राजवंश था। शशांक हर्षवर्धन का समकालीन था। शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन का वध किया था। शशांक के निधन के पश्चात गौर का निधन हो जाता है। शशांक शैव धर्म को मानने वाला था। इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों से में आग लगा दिया था। वल्लभी के मैत्रक वंश की बात करते हैं। मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने किया था। ये गुप्तों के अधीन सामंत थे। इन्होंने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर सिंह को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। अगला पॉइंट है वल्लभी बौद्ध धर्म एवं भिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। कलचोरी या चेंदी वंश की बात करते हैं। इस वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाया। कलचुरी संभवतः चंद्रवंशीय क्षत्रिय था। गांगेयदेव इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। 1181 आते आते इस वंश का पतन हो गया। इस वंश के शासक त्रिकूटक संपत्ति का प्रयोग करता था, जो 248 से 49 में प्रचलित था। पूर्वी गंग वंश की बात करते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक राजा अनंत वर्मा चोंडगंग था। इन्होंने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पूर्वी गंग वंश द्वारा निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व विख्यात है। इस वंश की राजधानी कलिंग नगर था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। काकतीय राजवंश की बात करते हैं। इस वंश के शासक चालुक्य के सामंत थे। इस वंश के संस्थापक पीटा प्रथम था। इन्होंने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश के सबसे योग्य एवं महान शासक के रूप में रुद्र प्रथम का विवरण मिलता है, जिन्होंने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। रुद्र प्रथम के बाद महादेव व प्रथम गणपति शासक बना।
गणपति ने विदेशी व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। इन्होंने इनके काल में मोटुपल्ली सबसे प्रमुख बंदरगाह था। इस वंश का अंतिम शासक का नाम था प्रताप रुद्र। होयसल वंश की बात करते हैं। होयसल वंश देवगिरी के यादव के समान ही द्वार समुद्र में यादव कुल का था, इसलिए इस वंश के राजाओं ने अपने को यादव कुल तिलकाय कहा है। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीबीड था। बेल्लूर ने चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। यादव वंश की बात करते हैं। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लभ पंचम ने किया था, जिसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिंहन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसे अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शंकराचार्य या शंकर की बात करते हैं। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया, जिसे नव ब्राह्मणवाद कहा जाता है। शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिकारु और माता का नाम आड़म्ब्या थी। इनका मातृभाषा मलयालम था, जबकि शंकराचार्य संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। शंकराचार्य ने 8 वर्ष की अवस्था में अपनी माता से आज्ञा लेकर गृह को त्याग दिया। शंकराचार्य के गुरु गोविंद योगी थे, जिन्होंने उन्हें परमहंस की उपाधि दिया। शंकराचार्य ने काशी में शिव की आराधना की, जहां उन्हें शिव का साक्षात दर्शन हुआ। अगला पॉइंट है इनका प्रयाग में कुभाटिल नामक विद्वान से शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें मीमांसा दर्शन का शाता था। कुभारिल भट्ट के कहने पर शंकराचार्य बिहार के सहरसा स्थित महिषी पहुंचा। उन्होंने जहां उनका शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से हुआ, जिसमें मंडन मिश्र की पराजय हुई। पुनः शंकराचार्य का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से हुआ, जिसमें संभवतः शंकराचार्य की पराजय हुई। इन्होंने अद्वैत दर्शन की स्थापना की। इनको प्रचंड बुद्ध या कष्ट बुद्ध कहा जाता है। इन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर 4 अलग अलग मठ की रचना किया है। श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में है, भारती पीठ के नाम से जाना जाता है। पुरी उड़ीसा में है, गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है। द्वारका गुजरात में है, साता पीठ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ज्योतिष पीठ के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य की मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में 820 में बद्रीनाथ के ज्योतिष पीठ में हुई। केरली का कककोलम संवत की शुरुआत 825 ईस्वी में हुआ। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में होता है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होता है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 20 ईस्वी में शुरू होता है। हर्ष संवत की बात करते हैं तो 6 से 11 ईस्वी में इसकी शुरुआत होता है। हिजरी संवत की बात करते हैं तो 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत होता है। केरल संवत की बात करते हैं तो 825 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। तो इस तरीके से आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। इसका PDF आपको परीक्षा संवाद 94 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।